नमस्कार दोस्तों, हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारियां अच्छे से बखूबी चल रही होंगी। दोस्तों, आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जो कि संबंधित है, विषय है इतिहास का। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और हम सब लोग एक पारंपरिक विषय पढ़ते आए हैं, इसको कई किताबों में, लूसेंट में सब रटते हुए आए हैं, लेकिन हमारी इस सीरीज में हम इसको बड़े ही विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। काफ़ी चरणबद्ध आपको वीडियो में बनाकर दूंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी और जो भी प्रश्न अभी तक आपको समझ में नहीं आते थे या ना बनते थे, सब आपसे क्लियर वो हो जाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इतिहास पढ़ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ हम पढ़ रहे हैं इतिहास किसका? मानव का, इंसान का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना क्या जरूरी है? मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि पढ़ रहे हैं मानव का इतिहास, तो मानव इस धरती पे कैसे आया, कैसे विकसित हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आज हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में पढ़ेंगे मानव की उत्पत्ति और उसका विकास। इसके अगले जो वीडियो आएंगे उसमें फिर हम एक जो ट्रेडिशनल स्टडी है, जो स्टोन एज है, उसके बाद में भी जो नदी घाटी सभ्यता है वगैरह वगैरह, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज सिर्फ हम पढ़ेंगे मानव की उत्पत्ति और उसका विकास, कि मानव इस धरती पे आया कैसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो पूर्वज थे, बंदर थे या कपी थे। तो सबसे पहले धरती पर थे प्राइमेट, उनको कहा जाता था प्राइमेट्स, जो कि स्तनधारियों का एक समूह था। स्तनधारी आप समझते हैं, स्तनधारी। और प्राइमेट्स का अर्थ है यहाँ पे स्तनधारी। कैसे? उच्च वर्ग के। अब यहाँ देखिए, उच्च वर्ग इसलिए कहा गया है, इन प्राइमेट्स को इसलिए कहा गया है उच्च वर्ग, क्योंकि स्तनधारी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक जो विशेष खूबी वाले स्तनधारी रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्तनधारी बकरी भी है और स्तनधारी बंदर भी है, लेकिन उनमें बकरी में और एक इंसान में समानता कम है, जबकि बंदर में इंसान में समानताएं ज्यादा हैं। जैसे आंखें, बकरी की आंखें साइड में होती हैं, लेकिन बंदर की आंखें मस्तिष्क के नीचे होती हैं। इसी प्रकार के कई और गुण धर्म हैं जिससे कैटेगरी डिसाइड की गई है स्तनधारियों की। जो उच्च वर्ग होता है उसको प्राइमेट कहते हैं। तो करोड़ों साल पहले जो प्राइमेट थे, प्राइमेट को जो उच्च समूह था, जो इनका उच्च वर्ग था, वो कुछ इस प्रकार था। एक वर्ग था वानर, इसमें वानर थे, जिसको या फिर कपी भी कहते हैं। इसके अलावा गोरिल्ला, चिंपांजी और ओरंगटैन। अब आप सोच रहे होंगे ओरंगटैन क्या है? ओरंगटैन भी एक कपी होता है एक तरीके का, जैसे गोरिल्ला और चिंपांजी वैसी एक बड़ा बंदर होता है। चीन में और आसपास के क्षेत्रों में, फिलीपींस में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में पाया जाता है। आप गूगल पे सर्च करके इसको देख सकते हैं, ओरंगटैन को। तो ये प्राइमेट्स जो थे, उच्च वर्ग के स्तनधारी थे। इनमें से जो वानर था, वानर का विकास हुआ आगे। जैसे कई एक मिथ आपको बताता हूं। कई बार हम जाते हैं, देखते हैं गोरिल्ला या चिंपांजी, कई कहते हैं अरे ये तो हमारे पूर्वज हैं, गोरिल्ला, ये चिंपांजी तो हमारा पूर्वज है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा जो पूर्वज है वो था वानर या कपी। ठीक है, तो यहां आप जब भी आपसे कोई बोले कि गोरिल्ला हमारा पूर्वज है, तो आप उसको बताना नहीं, हमारा पूर्वज वानर या कपी है, गोरिल्ला या चिंपांजी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। वानरों का जब विकास हुआ, आगे बढ़े, तो एक यहां टर्म आती है रामापिथेकस। ये करीब 2 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व जब वानरों का विकास हुआ, आगे बढ़े ये लोग, तो इनको रामापिथेकस कहा गया। ये हमारे आदि पूर्वज हैं। हालांकि वास्तविक आदि पूर्वज नहीं है, वो आगे आएंगे बताता हूं, लेकिन इनको भी हमारा आदि पूर्वज माना जाता है, रामापिथेकस को। रामापिथेकस, इनकी हाइट 3 से 4 फुट की हाइट थी और वानर से थोड़ा ही विकास हुआ था, बहुत ज्यादा, मतलब अभी भी दोनों पैर और दोनों हाथों से ही चल रहे हैं और 3 से 4 फीट की हाइट है, लेकिन वानर से कुछ स्टेप बड़ा है। कुछ इनका मस्तिष्क का विकास हुआ है वानर की अपेक्षा रामापिथेकस का। अभी जो रामापिथेकस थे, देखिए ये बाकी वही हैं। अभी रामापिथेकस थे, इनमें विभाजन कैसे हुआ? रामापिथेकस जो थे, कुछ लोग मैदानी भाग में चले गए, जो कुछ इस जाति के लोग थे जिनको या फिर वानर कहते हैं। जब हुआ क्या एक्चुअली में, जब इनकी संख्या बढ़ने लग गई, जंगल सीमित हैं, जब संख्या बढ़ने लग गई तो रिसोर्सेस कम होने लग गए जंगल में। किसके लिए? रामापिथेकसों के लिए। तब कुछ लोगों ने निर्णय लिया पलायन का, क्योंकि देखिए आगे बढ़ते रहना एक प्रवृत्ति होती है मनुष्य की, और उसी वजह से अगर ये रामापिथेकस आज
मैदानी भाग में नहीं आए होते तो शायद हम इंसान आज नहीं होते, जंगलों में हम भी वानर ही होते। तो यहाँ रामापिथेकस थे, कुछ मैदानी भाग में चले गए, कुछ जंगल में ही रह गए। तो जो लोग मैदानी भाग में निकल गए आगे जाके वो कहलाए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और जो जंगल में रह गए ये जंगल में ही रह गए, इन्हें महाकपि वर्ग कहा जाता है। या फिर जो आज हम देखते हैं जो हैं वानर वगैरह जो हैं वो वही हैं जो जंगल में रह गए थे उस समय। और जो मैदानी भाग में निकल आए, अब देखिए मैदानी भाग में क्यों निकले, बताया मैंने कि जंगल श्रिंक हो रहे थे। इसका एक कारण हिमयुग भी है, बीच में करोड़ों साल पहले हिमयुग आया, धरती का ग्लोबल टेम्परेचर बहुत कम हो गया, जंगल छोटे होने लगे, तो मजबूरी में रिसोर्सेस के लिए यहाँ रामापिथेकस लोग मैदानी भाग में आए। अब देखिए मैदानी भाग में दक्षिण अफ्रीका में है, क्योंकि ये लोग वहां अफ्रीका में बड़े बड़े मैदान है, बड़ी बड़ी घास होती है, और वहां सिर्फ यही लोग नहीं है, ये रामापिथेकस या यही लोग नहीं है, वहां पे और भी जानवर हैं जो इनको खाते हैं, शेर या चीते टाइप के बड़े जानवर। अब बड़ी बड़ी घास है, उसमें शेर या चीते का दिख पाना बड़ा मुश्किल है, तो उसको उनको देखने के लिए, उनसे अपनी रक्षा करने के लिए वहां पे स्वयं को इन्होंने चेंज किया, स्वयं को इन्हें परिवर्तित किया और थोड़े से हाथों का प्रयोग किया, पैरों पे मतलब हाथों के बल खड़े होना सीखा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो जब घुटने के बल चलता है, बीच बीच में जब वो खड़ा होता है, खड़े होने की कोशिश करता है दोनों हाथ छोड़ के, तो ऊंचाई लेता है। उसी प्रकार से मैदानी भाग में आके इन्होंने कोशिश की कि हम खड़े हों अपनी रक्षा के लिए, ताकि दूर घास के बाहर में शेर या चीता जो भी नरभक्षी है वो दिख सके। तो वहां ये लोग कहलाए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही माना जाता है हमारा आदि पूर्वज। तो यहां तक की कहानी मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूं, क्योंकि जो मेन हमारा जो अध्ययन का विषय है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद से आते हैं। ये कहानी सिर्फ मैंने इसलिए बताई ताकि आप लोग समझ जाएं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं प्राइमेट्स हुए। प्राइमेट्स में कौन कौन थे? स्तनधारी थे प्राइमेट्स, जो उच्च वर्ग थे। उच्च वर्ग के कौन कौन थे? वानर या कपी, गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगटेन। कई लोग यहाँ छछूंदर भी लिख सकते हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं उसके लिए। अब कपिया वानर क्या हुए, आगे बढ़े वहां से, तो रामापिथेकस कहलाए। रामापिथेकस 3 से 4 फुट की हाइट इनकी थी, 2 करोड़ वर्ष पूर्व का करीब इनका आकलन है। और भारत में अगर देखा जाए तो वैसे तो साउथ अफ्रीका का ही इनके मिले हैं अवशेष। भारत में भी ऐसा कहा जाता है कि शिवालिक की श्रेणियों में इनके कुछ अवशेष पाए गए हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई याद रखने लायक नहीं है। इसके बाद देखते हैं रामापिथेकस के 2 वर्ग हो गए, कुछ लोग निकल गए मैदानों में, कुछ रह गए जंगल में, जिन्हें महाकपि कहा गया। मैदान भाग में जो आ गए उन्हें कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस से और उसके नीचे की कड़ियां से आज तक में, जो आज हम हैं। आज हम क्या हैं? होमोसेपियंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हमारे आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, जो इस धरती पे थे 5 से 2 मिलियन ईयर्स एगो। 5 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी पे थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब इनकी क्या विशेषताएं थी ये हम देखते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनको हमारा आदि पूर्वज क्यों कहा गया। इससे पहले रामापिथेकस थे, उनको क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद से ही मानव ने निरंतर विकास को अपनाया है। जो निरंतर विकास का क्रम है मानव का, वो इसके बाद से ही स्टार्ट हुआ है। क्योंकि देखिए इससे पहले रामापिथेकस थे 2 करोड़ वर्ष पूर्व, तो 2 करोड़ से 5 मिलियन आने में बहुत टाइम लग गया। लेकिन इसके बाद से जब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद से, तो निश्चित समय अंतराल पे मानव का विकास हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हमारा आदि पूर्वज माना गया है। 1924 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल एक जगह है, वहां पे टोंग गांव है एक, यहां पर इसके सबसे पहले अस्थि अवशेष पाए गए थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के। टोंग जगह पर इसके रेमंड डॉट, जो कि वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी एक चूने की खदान में। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से, लेकिन आपको फिर भी एक कहानी के तौर पे मालूम होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अवशेष सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में 1924 में पाए गए थे। रेमंड डॉट का नाम चाहे तो आप याद रख सकते हैं। अब देखिए यहां ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो अंतिम आदि मानव है, इसको अंतिम आदि मानव भी कहा गया है।
ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद से इंसान शुरू हो गए, होमो शुरू। देखिए उसके बाद आप देखेंगे ना, होमो हेबिलस, होमो हिडलबर्ग, होमो इरेक्टस, निएंडरथल या फिर होमो सेपियंस। तो उसके बाद से इंसान शुरू हो गए, इंसान की प्रजाति शुरू हो गई है। इससे पहले जो आदि मानव थे, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को अंतिम आदि मानव कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हम समझ गए कि कैसे आए थे, मैदानी भाग में आए थे, उनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। अब इसके बाद जो अगली क्रम आता है, जो अगला परिवर्तन होता है मानव में, उसे कहा गया होमो हैबिलस। देखिए ये सभी लैटिन टर्म्स हैं। हैब का मतलब होता है कम, लिस का मतलब होता है रखना। तो होमो हैबिलस वो मानव हुए जो हैब का मतलब होता है हाथ और लिस का मतलब होता है कम, हाथ को कम रखना। जो अपने हाथों को कम जमीन पे रखते थे, मतलब हाथ उन्होंने जमीन से उठाना स्टार्ट कर दिया था, उन्हें होमो हैबिलस कहा गया। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैदानों में घास ज्यादा होती थी, तो उसको देखने के लिए उन्होंने हाथों का यूज उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहां पे याद रखने वाला जो पॉइंट है, होमो हैबिलस ने सबसे पहले हाथ का उपयोग किया। सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस मानव ने सबसे पहले अपने हाथ का प्रयोग किया, तो वहां उत्तर होगा होमो हैबिलस। लेकिन यह उपयोग आंशिक था। जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया था एक बच्चे का, जब बच्चा खड़ा होना सीखता है तो अब उसको पता होता है कि उसके हाथ भी काम के हैं। तो ये आंशिक उपयोग करते थे हाथ का, पूरा खुलकर उन्होंने अभी तक उसका हाथ का उपयोग नहीं किया था। जब आंशिक उपयोग ये लोग करने लगे, उसके बाद में औजार बनाना इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, औजार कैसे हैं? अभी बड़े पत्थरों के हैं, अभी उनको शार्प करना नहीं पता। अभी उनको ये पता है कि पत्थर उठा के अगर फल पे मार दिया जाता है तो फल टूट जाता है, उसके बीज निकाल के हम उसका खा सकते हैं। तो औजार बनाना सबसे पहले स्टार्ट किसने किया? होमो हैबिलस ने। देखिए इनिशियल स्टेज है, ये सब अभी इनिशियल स्टेजेस हैं। कोई भी काम जब शुरू हो रहा है तो उसकी शुरुआत है ये, तो अभी ये इसमें परिपक्व नहीं है। सिर्फ इन्होंने हाथ का उपयोग सीख लिया है, औजार बनाना सीख लिया है, लेकिन परिपक्वता अभी इसमें नहीं आई है। तो यहां हो गया होमो हैबिलस, औजार बनाना इन्होंने सीख लिए थे। इनको एक संज्ञा दी जाती है द टूल मेकर की। द टूल मेकर होमो हैबिलस को कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि होमो हैबिलस जो है साउथ अफ्रीका से निकल के अन्य जगह जाते हैं, क्योंकि अब हाथ फ्री हो गए हैं, थोड़े चलने लगे हैं। हालांकि यहां ध्यान रखना है, रीढ़ की हड्डी अभी पूरी सीधी नहीं है। रीढ़ की हड्डी भी यहां देखिए जैसे मानव की होती है वैसी नहीं है, अभी रीढ़ की हड्डी में इनकी झुकाव है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा, मतलब तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल मानव बन गए, लेकिन रीढ़ की हड्डी में इनकी झुकाव रहता है अभी होमो हैबिलस के समय। अब यहां से इन्होंने साउथ अफ्रीका से पलायन स्टार्ट किया, कुछ निकल गए यूरोप, कुछ आ गए साउथ ईस्ट एशिया में, और कुछ चाइना की तरफ निकल गए। तो यहां जो अगला परिवर्तन देखने को मिलता है वो हमें मिलता है होमो हिडलबर्ग का। होमो हिडलबर्ग एक्चुअली जर्मनी में एक जगह है जहां पर जाके इन्होंने अपना विकास किया, लेकिन ज्यादा यहाँ विकास हुआ नहीं हिडलबर्ग में, क्योंकि उस टाइम पे आइस एज आ गई, हिमयुग आ गया, जिसके बाद से वहीं जो थोड़े बहुत इनका विकास हुआ था ये लोग वहीं पर खत्म हो गए। तो हिडलबर्ग में ज्यादा नहीं है। इसके बाद आती है अगली टर्म होमो इरेक्टस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। होमो इरेक्टस अगली टर्म आती है। देखिए इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, मतलब सीधा खड़ा होना इरेक्ट का मतलब होता है। तो आप नाम से समझिए, होमो मानव जो सीधा खड़ा हो। तो इसका सबसे पहला गुण था कि ये सीधा खड़ा हो गया, इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, किसकी? होमो इरेक्टस की। अब काफी किताबों में आपको सिर्फ इसे हिडलबर्ग के बाद में होमो इरेक्टस मिल जाएगा, इसके बाद में वो लोग आगे बढ़ जाते हैं निएंडरथल पे। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि होमो इरेक्टस भी दो तरीके के मानव थे। पहला था जावा मानव और दूसरा था पीकिंग मानव। पीकिंग आपको पता होगा, आप तैयारी करते हैं तो बीजिंग का पुराना नाम है पीकिंग, चीन की जो राजधानी है। तो जावा मानव और पीकिंग मानव ये होमो इरेक्टस के दो भाग थे। जावा मानव क्यों? क्योंकि इसकी खोज जावा में हुई थी, सेलो नदी घाटी में। सेलो नदी घाटी में इसकी खोज हुई थी, इसलिए इसको जावा मानव कहा गया। पीकिंग या बीजिंग मानव, इसकी खोज बीजिंग में हुई थी और इसके लगभग 40 से 50 अवशेष बीजिंग में मिले हैं, चीन की राजधानी में।
लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जापान ने जब हमला किया चाइना के ऊपर तो उसके बाद में से वो चोरी हो गया या उनको नष्ट कर दिया गया। बहुत तरीके की थ्योरी है। अब ये जावा मानव की विशेषता समझते हैं हम। जावा मानव में क्या विशेषता थी? तो सबसे पहले तो नरभक्षी थे। नरभक्षी मतलब अपनी ही जाति को खा जाते थे। जैसे कबीले होते हैं तो जो दूसरे कबीले का अगर कोई मिल गया, उनको टकरा गया, तो उसको मार के खा जाते थे। नरभक्षी थे। दूसरा है, इसमें कपी वर्ग में रहते थे। मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है, इंसान सीधे हो रहे हैं, लेकिन अभी रहने का तरीका कैसा है? कपी वर्ग, कपियों जैसे ही है। इसके अलावा देखते हैं तो इंपॉर्टेंट है यहां पे आग की खोज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, जब हम पाषाण युग पे जाएंगे, इसके बाद का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, उच्च पाषाण, तब उसमें भी आएगा कि भैया आग की खोज कौन से युग में हुई। तब हम इसको वहां से कनेक्ट करेंगे कि मध्य पाषाण में आग की खोज हुई, तो तब आपको बस समझ में आएगा कि जो होमो इरेक्टस जो काल चल रहा है, जो जावा मानव का काल है, वो एक्चुअल में मध्य पाषाण काल के समय की बात चल रही है। ये तो आग की खोज किसने की? होमो इरेक्टस ने। अगर डीप में आपसे पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है कि किस मानव द्वारा आग की खोज की गई, सर्वप्रथम आग की खोज, तो ये जावा मानव यहाँ पे सही उत्तर होगा, अगर होमो इरेक्टस नहीं है आपके ऑप्शन में। तो यहां देखिए, जावा मानव की विशेषता क्या हो गई? नरभक्षी थे, कपी वर्ग में थे और आग की खोज की थी। पिकिंग मानव में देखते हैं तो इसमें भी लगभग ऐसा है, ये भी नरभक्षी ही थे। इसके अलावा ये भी कपी वर्ग में ही रहते थे, वानरों के समान ही ज्यादातर इनकी संरचना थी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी अधिक। पिकिंग मानव की रीढ़ की हड्डी जावा मानव की अपेक्षा अधिक सीधी थी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सोचिए आप। उससे फर्क ये पड़ता है कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। तो पिकिंग मानव ने क्या किया? अपने हाथों का खुलकर उपयोग किया। हालांकि ऐसा प्रश्न तो नहीं आ सकता कि किस मानव ने अपने हाथों का उपयोग खुलकर किया, लेकिन आपको यह याद होना चाहिए कि जावा मानव की अपेक्षा पिकिंग मानव की रीढ़ की हड्डी ज्यादा सीधी थी, इसलिए उसके हाथ ज्यादा फ्री थे, इसलिए उसने अपने हाथों का प्रयोग ज्यादा किया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं निएंडरथल मानव पे। एक बार शुरू से लेकर यहां तक के रिवीजन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे 5 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व। इनकी क्या खासियत थी? इन्हें हमारा आदि पूर्वज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं से मानव का निरंतर विकास प्रारंभ हुआ। 1924 में दक्षिण अफ्रीका में रेमंड डॉट द्वारा ट्रांसवाल में टोंग जगह पर इसकी चूने की खदान में इनके अवशेष मिले थे। इसके बाद आते हैं होमो हैबिलस। होमो हैबिलस वो हैं जो थोड़ा थोड़ा अब खड़े होने लगे हैं और हाथ का उपयोग करने लगे हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि इनको द टूल मेकर कहा जाता है, क्योंकि हाथ जब फ्री हुए तो दूसरे काम में यूज होने लग गए। दूसरा काम क्या था? हथियार ही बना लो, तो हथियार बनाने लग गए। तो औजार बनाना होमो हैबिलस का, ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं होमो हिडलबर्ग पे, जो यूरोप निकल गए। इनकी शाखाएं कुछ यूरोप चली गई, कुछ साउथ ईस्ट एशिया, चाइना चली गई। तो जो यूरोप चले गए जर्मनी में, वो हिडलबर्ग कहलाए। आइस एज के टाइम पे समाप्त हो गए, ज्यादा इनका विकास नहीं हो पाया। इसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना। इसके 2 मानव थे, जावा मानव और पिकिंग मानव। जावा मानव जो इंडोनेशिया के जावा में इसकी खोज हुई, सेलो नदी घाटी में। पिकिंग मानव जो बीजिंग में पाए गए। खासियत क्या थी? दोनों नरभक्षी थे, दोनों कपी वर्ग के थे, पिकिंग और जावा मानव। पिकिंग मानव की रीढ़ की हड्डी कुछ ज्यादा सीधी थी, तो वो हाथ का प्रयोग इसकी अपेक्षा ज्यादा किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी तक में सबसे ज्यादा, आग की खोज किसने की? जावा मानव ने, या फिर होमो इरेक्टस ने, अगर जावा मानव ऑप्शन में नहीं है तो। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं निएंडरथल मानव में। देखिए निएंडरथल, यहां देख लेते हैं। जर्मनी में एक नदी है निएंडर नदी। तो जर्मनी की निएंडर नदी घाटी में कुछ गुफाओं में इनके अवशेष पाए गए थे, इसलिए इन्हें निएंडरथल मानव कहा जाता है। अब देखिए, यहां से ऐसा माना जाता है, मैं यहां बता देता हूं, जो निएंडरथल मानव है, तो यहां से निएंडरथल मानव से माना जाता है कि जो सांस्कृतिक विकास हुआ है, जो सभ्यता का विकास हुआ है, जो आगे जाके हम पढ़ते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता टाइप की, जो नदी घाटी सभ्यताएं जो जन्मी है, ऐसा माना जाता है कि इनके बाद से ही जन्मी है, क्योंकि इनके अवशेषों से ऐसी चीजें कुछ प्राप्त हुई हैं। आइए देखते हैं क्या प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो इनका गुफाओं में रहना और गुफाओं का वर्गीकरण, मतलब अलग अलग गुफाओं में रह रहे हैं ये मानव,
समूह के हिसाब से अलग कुछ बड़ी गुफाएं हैं, कुछ छोटी गुफाएं हैं, कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से नक्काशी हुई हैं, कुछ कम तरीके से। मतलब एक यहाँ पे एक समाज का एक विभाजन समझ में आ रहा है अपने को कि यार अच्छी गुफाओं वाले अच्छे मानव हैं बड़े कबीले के, लेकिन जो छोटी गुफाएं हैं जो कमजोर हैं उनके जो कमजोरों का अलग पार्टीशन कर दिया है। तो यहाँ ऐसा कुछ समझ में आता है कि यार वर्गीकरण हो रहा है समाज का, एक सामाजिक संरचना जन्म ले रही है। अभी तक सब घुमक्कड़ खाना बदोश है, यहाँ के बाद से लग रहा है कि एक सामाजिक संरचना जन्म ले रही है। इसके अलावा दफनाना, इसमें दफनाने के भी कुछ प्रमाण पाए गए हैं कि इन लोगों की मृत्यु के बाद में, निएंडरथल मानव की मृत्यु के बाद में इनको दफनाया जाता था। दफनाने के साथ साथ जो इनकी प्रिय वस्तु होती थी, प्रिय वस्तु को भी साथ में कब्र में रख दिया जाता था। जो हम आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कई कुत्ते के साथ में समाधि या फिर अन्य गहनों के और बर्तनों के साथ में। तो दफनाने की जो प्रथा है, मतलब मृत्यु के बाद में जो प्रिय वस्तु है उसको भी साथ में दफनाया जाता था। अब सोच ये हो सकती है कि यहाँ से मरने के बाद में जब वो पहुंचेगा कहीं तीसरी जगह तो उसकी प्रिय वस्तु भी उसके साथ होगी, उसका वहां उपयोग कर सकेगा, ऐसा सोच सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आत्मा की अमरता का कॉन्सेप्ट यहां तक आ गया था। स्त्रियां घर में रहती थी, जो फीमेल्स थी उस टाइम पे वो घर में रहती थी, मेल्स जाते थे खाना लेने के लिए, ऐसे भी प्रमाण मिले हैं। तो इसका मतलब है कि निएंडरथल मानव में श्रम विभाजन भी आ चुका था। काम किसको करना है, किसको घर में रहना है, यह चीज निएंडरथल मानव समझ चुका था। तो देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेके निएंडरथल मानव में जो लगातार बदलाव हो रहे हैं वो मैंने अभी आपको समझाए हैं, और जिसमें विशेषकर निएंडरथल मानव में जो जिसके बाद से ही, और देखिए ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस था जो इसके दिमाग का साइज था लगभग 400 सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, और निएंडरथल तक आते आते तकरीबन 1000 सीसी मस्तिष्क हो गया है मानव का। मतलब दिमाग बढ़ रहा है तो नई नई चीजें करेगा। आज जो हमारा होमोसेपियंस है, जो हम हैं होमोसेपियंस हैं, उनका मस्तिष्क होता है करीब 1200 से 2000, मतलब हमसे थोड़ी पीछे तक में ये आ गए थे। अब 1200 से 2000 है। अब आप लोग देख लीजिए 1200 किसका है 2000 किसका है, अपने अपने गुणों के हिसाब से है वो। तो ये निएंडरथल मानव की विशेषता क्या हो गई, जर्मनी में निएंडर नदी घाटी है, वहां इनके अवशेष पाए गए। एक चीज और रह गई, इनकी जो गुफाएं थी वहां कुछ कलाकृतियां भी पाई गई, मतलब उनको अक्षर माना जा सकता है। तो ऐसा कहते हैं कि उनको अक्षरों का भी ज्ञान था, हालांकि उनको पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन वो जो कलाकृतियां हैं वो ऐसी लगती है जैसे अक्षर है, कोई भाषा है, कोई लिपि है। तो इनको अक्षरों का भी ज्ञान था। तो आपको ये सारी चीजें सिंधु घाटी या मेसोपोटामिया या फिर जो भी सभ्यताएं रही हैं, इजिप्ट की सभ्यता, वहां से मिलती जुलती दिखाई देंगी। इसलिए इसको सांस्कृतिक जनक भी बोला गया है निएंडरथल मानव को, मानव के इतिहास में। तो देखिए हमारे कितने मानव हो गए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो हिडलबर्ग, होमो इरेक्टस। इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर मानव के विकास से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो 90% वो यहीं से पूछा जाएगा। उसके अलावा 10% की संभावना रहेगी निएंडरथल मानव की। ठीक है, होमो इरेक्टस और निएंडरथल मानव ये आपके क्लियर हो गए। तो निएंडरथल मानव आपका हो चुका था। अब अगला देखते हैं क्रोमैग्नम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक कड़ी याद रखते हैं। कई जगह तो किताबों में ये दिया ही नहीं है। निएंडरथल के बाद में सीधे जो होमो सेपियंस है, जो आधुनिक मानव है, जो हम है, उसका जिक्र मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, कभी आप किसी बुद्धिजीवियों के साथ में या अपने क्लासमेट्स के साथ में बैठे तो इसके बारे में चर्चा करके अतिरिक्त पॉइंट आप पा सकते हैं। ठीक है, तो निएंडरथल के बाद में क्रोमैग्नन मानव आता है। इसके बारे में एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि इसका जो मस्तिष्क था वो हमसे, मतलब होमोसेपियन से अधिक विकसित था। उसका साइज भी अधिक था और अधिक विकसित था। लेकिन अब उसका क्या हुआ, क्या यूज किया, इसका कोई वर्णन कहीं है नहीं। तो क्रोमैग्नन याद रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम, मतलब होमोसेपियंस मानव। एक नई टर्म इसमें और जुड़ गई है, कई जगह लिखा मिलता है, होमोसेपियंस सेपियंस, होमोसेपियंस और फिर से सेपियंस। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आधुनिक मानव है, मतलब हम इस चरण को भी पार कर चुके हैं, होमोसेपियंस को भी पार कर चुके हैं। अब हम हैं होमोसेपियंस सेपियंस। तो अगर चाहें आप तो ये याद रख सकते हैं या फिर ये भी याद रख सकते हैं, एक ही बात है। तो देखिए निएंडरथल के बाद में क्रोमैग्नन
और होमोसेपियंस होमोसेपियंस सेपियंस आ गए। ये होमोसेपियंस का समय है जो इतिहास में वहां पैरेलल चल रहा है, उच्च पुरापाषाण काल की बात है। उच्च पुरापाषाण काल मतलब लगभग 30,000 साल पहले, 30,000 वर्ष पहले। मतलब हम जो अपने इस रूप में आए हैं होमोसेपियंस में, वो आए हैं लगभग आज से 30,000 साल पहले। और वो रामापिथेकस कब आ गए थे? 2 करोड़ साल पहले। तो मतलब आप माइनस प्लस माइनस करके देख लीजिए कि वहां से बंदर से इंसान बनने में कितने साल लग गए। लेकिन अब इंसान से जानवर बनने में आदमी को 5 मिनट लगते हैं, है ना। तो ठीक है, यहां तक होमोसेपियंस तक आ गए हैं और मानव का विकास यहीं अभी रुका हुआ है। आगे जाके हम बदल जाएं, कान वान हमारे गायब हो जाएं, क्योंकि ये किसी काम के तो है नहीं है, तो आगे कुछ कह नहीं सकते। तो अभी तक यहां पर हम रुके हुए हैं। ये हमने मानव का विकास यहां पूरा समझ लिया है शुरू से आखिरी तक में, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री है, मतलब जो पाषाण काल है, स्टोन एज है। स्टोन एज क्यों कहा गया? क्योंकि उसका जो वर्गीकरण हुआ है वो पत्थरों के आधार पे ही हुआ है, मानव के आधार पे नहीं, पत्थरों के आधार पे हुआ है कि भाई पुराने पत्थर मिल रहे हैं, नए पत्थर मिल रहे हैं, बड़े पत्थर मिल रहे हैं, छोटे माइक्रोलिथ मिल रहे हैं। उसके हिसाब से पूरा पाषाण काल हम पढ़ेंगे, पूरे उसके जितने भी सेगमेंट हैं वो पढ़ेंगे और उनको कनेक्ट करेंगे इससे जो आज हमने मानव का विकास पढ़ा है कि निम्न पूरा पाषाण काल में कौन सा मानव था, कौन शिकार कर रहा था, कौन हथियार बना रहा था, क्या हथियार बनाए, किस चीज की खोज की, उसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में फिर नदी घाटी सभ्यता वगैरह और जो आगे के सब्जेक्ट हैं वो पढ़ते रहेंगे। तो अभी यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि दोबारा उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है तो आप कमेंट में जरूर हमको बताएं। दोस्तों इतना ही, और आप सब लोग तैयारी करते रहिए एग्जाम की, पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।